Hello everyone, let's start with the insurance claim. Very good and easy chapter as well. इंश्योरेंस क्लेम में बेसिकली होगा क्या, ध्यान से देखिए. जनरली जो ट्रेडर्स होते हैं या मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जिनके पास स्टॉक हर समय गुड्स का रहता है, एक रिस्क कहीं ना कहीं उनके पास रहता है. वो रिस्क होता है रिस्क ऑफ फायर, रिस्क ऑफ थ्रेट, जिसकी वजह से उन्हें बहुत नुकसान हो सकता है. इस रिस्क को कवर अप करने के लिए वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं. और खुदा ना खास्ता कल दिन ऐसी सिचुएशन होती है कि दुकान में आग लग गई, गोडाउन में आग लग गई, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए या चोरी हो गए, तो उस केस के अंदर जो उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली होती है वो हेल्प करती है उनको दोबारा से रिवाइव करने में. अब ये जो इंश्योरेंस पॉलिसीज ली जाती है, चाहे वो ट्रेडर ले रहे हैं या मैन्युफैक्चरर ले रहे हैं, वो जनरली दो तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी होती है. द वेरी फर्स्ट इज लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, जो नॉर्मली हर बिजनेसमैन, हर ट्रेडर लेता है. लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी के अंदर क्या होता है कि हम एक वैल्यू का स्टॉक अपना इंश्योर करवा लेते हैं. जैसे कि सपोज मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम है और मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम में हर समय 2 करोड़ रुपए का माल पड़ा रहता है, तो मैंने 2 करोड़ रुपए का एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली जिसका मैं प्रीमियम हर साल इंश्योरेंस कंपनी को पे करूंगा. खुदा ना खास्ता किसी पर्टिकुलर ईयर के अंदर फायर हो, आग लग जाती है या माल चोरी होता है, तो उस केस के अंदर जो भी मेरा नुकसान होगा इंश्योरेंस कंपनी मुझे कंपनसेट करेगी. ये जनरली ये वाली पॉलिसी हर ट्रेडर, हर बिजनेसमैन लेता है. एक होती है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी. लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी क्या होती है? देखिए बड़ा सिंपल है कि अगर किसी की भी दुकान में, शोरूम में आग लगती है, गोडाउन में आग लगती है, तो उसे का जो बिजनेस है वो एक टाइम पीरियड के लिए डिस्टर्ब रहता है. से 3 महीने के लिए या 4 महीने के लिए या 6 महीने तक एक ऐसा टाइम होता है जब बिजनेस डिस्टर्ब रहता है और दोबारा से उसे पुराने लेवल पे लाकर खड़ा करने में टाइम लगता है, जिसको हम बोलते हैं इंडेमनिटी पीरियड. क्या बोलते हैं? इंडेमनिटी पीरियड. तो अब वो जो टाइम पीरियड है जिसमें आपका बिजनेस डिस्टर्ब रहेगा, नॉर्मल वर्किंग्स नहीं रहेंगी, तो ऑब्वियसली जो आप रेगुलर कमाते थे, जो आपकी डे टू डे की अर्निंग थी, वो भी आपकी डिस्टर्ब होगी. तो उस समय सपोज आज किसी के शोरूम में आग लगी, उसको दोबारा से उस पोजीशन पे आके खड़े होने में 4 महीने का वक्त लगेगा. तो 4 महीने के अंदर वो नॉर्मल प्रॉफिट्स तो कमा नहीं पाएगा जो कमा रहा है. तो उस प्रॉफिट्स को भी इंश्योर किया जाता है कि एक तो हो गया जो आग लगी उस दिन जितना आपका स्टॉक का नुकसान हुआ उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी विल पे यू. दैट इज विल बी कॉल्ड एज लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी. सेकंड इज लॉस ऑफ प्रॉफिट, कि आग लगने के बाद जब तक आप दोबारा से अपनी पोजीशन पे आकर खड़े नहीं हो जाते, तो उस दौरान जो भी प्रॉफिट का लॉस हुआ है, जो प्रॉफिट आप कमा सकते थे पर आप नहीं कमा पाए, उसके लिए भी अगर आप इंश्योरेंस लेते हो तो दैट इज कॉल्ड एज लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी. रेयर ऑर्गेनाइजेशंस यूज टू टेक दिस पॉलिसी बट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस टेक लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी. अब सपोज आग लग जाती है तो उस केस के अंदर कैसे इंश्योरेंस क्लेम निकाला जाता है कि हमें इंश्योरेंस कंपनी से कितना क्लेम लेना है, या अगर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी ले रखी है और आग लग जाती है, उसके बाद 4 महीने का वक्त या 6 महीने का वक्त लगता है दोबारा से बिजनेस को खड़ा करने में, तो उस दौरान हमने कितने प्रॉफिट्स एक्चुअली कमाए और कितने हम कमा सकते थे, ये सब हिसाब किताब कैसे निकालना है वो हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे. सो दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, जिसमें हम 2 चीज़ें पढ़ने वाले हैं. वन इज लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी एंड सेकेंड इज लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी. दोनों केसेस के अंदर हाउ टू कंप्यूट क्लेम, किस तरीके से जो क्लेम्स हैं वो निकाले जाते हैं, वो हमें इसके अंदर पढ़ने हैं. समझ में आया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी के साथ. देखिए जब मैं बात करता हूँ लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी की, बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत सिंपल. सबसे पहली चीज़ तो हमें ये पता होना चाहिए कि जिस दिन आग लगी उस दिन उस दुकानदार के पास कितने माल था, कितना स्टॉक उस दिन उसके शॉप में, उसके गोडाउन में, उसके शोरूम में, व्हाटसोएवर उसकी एस्टेब्लिशमेंट में कितना स्टॉक पड़ा हुआ था जिस दिन आग लगी. अब हमें यह पता लगाना है कि जिस दिन उसके शॉप में, एस्टेब्लिशमेंट में आग लगी या चोरी हुई, उस दिन कितना माल था. अब आप कहेंगे सर ये कैसे पता लगेगा, ये तो बड़ा दिक्कत का काम है. रीजन बीइंग जिस दिन आग लगी, बट ऑब्वियसली उसने उस दिन कोई स्टॉक काउंटिंग तो करी नहीं होगी,
और हो सकता है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी चल गए हों। तो ये कैसे पता लगाया जाए कि उस दिन उसके पास कितना स्टॉक था? तो देखिए बड़ा सिंपल सा स्टेप है, कोई इसमें टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं है। हम क्या करेंगे, देखो हो सकता है मैं छोटा सा अगर एग्जांपल दूं कि वो उसने 31 मार्च को अपने लास्ट ईयर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज किए, ठीक है, और उसके बाद हुआ क्या, सपोज 26 मई को आग लग गई, ठीक है, और हमें सबसे पहली चीज मैंने क्या बताया, बोला ये पता लगानी है कि इस दिन स्टॉक था कितना, ये सुनो। तो इसका बड़ा सिंपल सा और आसान सा तरीका है। देखिए लास्ट ईयर के फाइनेंशियल्स की डिटेल तो मिल ही जाएगी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, करंट ईयर की तो दिक्कत होगी। तो इससे कहीं ना कहीं लास्ट ईयर के फाइनेंशियल से आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का आइडिया मिल जाएगा कि ये बंदा कितने मार्जिन पे काम करता था। यस सुनो, ये तो आपको पता लग जाएगा लास्ट ईयर के फाइनेंशियल से कि इस ऑर्गेनाइजेशन की जीपी रेशो क्या रहती थी। यस सुनो, पक्का शो। अच्छा, 31 मार्च को जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो अगले दिन क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट डे, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। यस सुनो, तो ये डिटेल भी आपको पता लग गई, समझ में आया? हाँ, ये 31 मार्च से लेके 20 मई के दौरान उसने कितनी परचेजेस करी, ये हम इससे पता लगा लेंगे कि भैया आपने इस दौरान से इस दौरान कितनी परचेजेस करी, आप मुझे ये बता दो। समझ में आई बात? उसने ओपनिंग स्टॉक बता दिया, परचेजेस बता दी, फिर हम उससे पता कर लेंगे कि भैया इस दौरान आपने कितनी सेल्स करी। ओपनिंग स्टॉक पता लग गया, 31 मार्च से मतलब 1 अप्रैल से बेसिकली 20 मई तक नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जब तक आग लगी उस दौरान कितनी परचेजेस करी, कितनी सेल्स करी। ये 3 डिटेल बस आपको पता लग जाए। कौन कौन सी? ओपनिंग स्टॉक, वो तो कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है, वैसे ही पता लग जाएगा क्योंकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है वही ओपनिंग होगा। मेन तो हमें 2 चीज़ें पता करनी कि इस पीरियड के दौरान मतलब फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से आग लगने तक उसकी परचेजेस और सेल्स क्या थी। आपको नॉर्मली बैंक स्टेटमेंट, डेटर क्रेडिटर की डिटेल्स, इनवॉइसेस वगैरह से मिल जाती है। अब तो जीएसटी डिटेल से आपको सब कुछ पता लग जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें गिवन होगा, बट प्रैक्टिकली मैं बात करूं कि परचेज सेल्स की डिटेल निकालना बिल्कुल भी टेक्निकल काम नहीं है, वो पता लग जाता है। अब देखो हमें उसका ओपनिंग स्टॉक पता लग गया, परचेजेस पता लग गई, सेल्स पता लग गई। जीपी रेशो ऑब्वियसली देखिए हर बिजनेस के अंदर जनरली जीपी रेशो मेंटेन रहती है अनटिल एंड अनलेस कोई ट्रेंड ना हो कि भाई लास्ट ईयर 16 थी उसके बाद 17 हो गई फिर 18 हो गई तो फिर इस साल 19 मान लेंगे, अदरवाइज जीपी रेशो सेम रहती है। अब अगर ये 4 इन्फॉर्मेशन हमें पता लग जाए, सिर्फ ये 4 कि इस टाइम पीरियड के दौरान, किस टाइम पीरियड के, दिस वन, क्या ओपनिंग स्टॉक है, क्या परचेजेस हैं, क्या सेल्स है, जीपी। अब देखिए क्या होगा उससे, अगर हम यहां से यहां तक का एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाए जिसमें हमारे पास ओपनिंग स्टॉक की डिटेल्स हैं, सेल्स की डिटेल्स हैं, ठीक है, परचेजेस की डिटेल्स हैं, जीपी रेशो है, तो उससे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा मोटा मोटा एक्सपेक्टेड, क्योंकि जीपी रेशो तो हमारे पास होगी। तो अगर ये सब डिटेल्स हमारे पास हैं और हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएं तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक एज बैलेंसिंग फिगर ऑटोमेटिक आ जाएगा कि 20 मई को जिस दिन आग लगी या जिस दिन चोरी हुई उस दिन उसके पास कितना स्टॉक था। उसको बताने की भी जरूरत नहीं है, यही तो आपका कमाल है भाई। अकाउंट्स क्यों पढ़ रहे हो आप? देखो आपने आग लगी, मेरा कह रहा है भैया मेरा इतना स्टॉक नुकसान हो गया, उतना हो गया। आपने बड़ी सिंपल से कुछ डिटेल्स मांगी, आपने कहा एक काम कर भैया इस दौरान से परचेज और सेल्स की डिटेल दे दे कि तेरी परचेज कितनी थी और तेरी सेल्स कितनी थी, बाकी ये तो हम ओपनिंग स्टॉक यहीं से पता लगा लेंगे, जीपी रेशो में पता लग ही जाएगा, उसके बेसिस पे हमें पता लग जाएगा उसका क्लोजिंग स्टॉक उस दिन कितना था। स्टेप 1, प्रिपेयर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट ऑन द डेट ऑफ फायर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्टॉक। सबसे पहला काम ही यही करना है आपको। फिर जब आपको स्टॉक की वैल्यू पता लग गई तो आप ये बताएंगे लॉस ऑफ स्टॉक वैल्यू ये क्या है। भाई आपको पता लग गया सपोज 100 रुपीज़ का स्टॉक था और जो स्टॉक अब आग से लगी है भाई कुछ तो बचेगा भी, फायर ब्रिगेड आएगी, ये थोड़ा ना सारा ही चल जाएगा। चलो सारा ही जल गया तो साल्वेज वैल्यू 0 हो गई, बट सपोज 5 रुपए का स्टॉक भी बच गया। साल्वेज वैल्यू क्या होता है? इट्स वैल्यू ऑफ
स्टॉक सेव्ड, जो आप स्टॉक सेव कर पाए उसकी वैल्यू, ठीक है। तो जो भी वैल्यू ऑफ स्टॉक थी ऑन द डेट ऑफ फायर, उसमें से जो स्टॉक आप बचा पाए उसकी वैल्यू माइनस कर देंगे, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज द लॉस ऑफ स्टॉक वैल्यू, कि इतने का स्टॉक हमारा लॉस हुआ। समझ में आ गया? श्योर। बड़े ध्यान से समझना क्लेम अमाउंट। सपोज आपने या आपके पास क्लोजिंग स्टॉक था 10 लाख रुपए का, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी 10 लाख की या 10 लाख से ज्यादा की, से 12 लाख की, ठीक है। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 10 लाख का आपके पास स्टॉक निकल के आया, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है 10 लाख या उससे ज्यादा की, तो आपने अपना सारा स्टॉक इंश्योर्ड करवा रखा था, तो आपको 100% क्लेम मिल जाएगा। तो अगर वैल्यू ऑफ स्टॉक और इंश्योरेंस वैल्यू इक्वल है या इंश्योरेंस वैल्यू ज्यादा है वैल्यू ऑफ स्टॉक से, स्टॉक का मतलब क्या है यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लेम अमाउंट क्या होगा, जितना भी आपका लॉस हुआ है। लेकिन लोग चालाकी बहुत करते हैं। क्या चालाकी करते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सपोज क्लोजिंग स्टॉक आपका निकल के आया, ध्यान से समझिएगा, क्लोजिंग स्टॉक निकल के आया 10 लाख का, और व्यक्ति ने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी, शॉपकीपर ने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है 8 लाख रुपए की, मतलब अपना 80% स्टॉक जो है उसने इंश्योर करवा रखा है, उन्हें 80% स्टॉक इंश्योर करवा रखा है, 100% करवा ही नहीं रखा। तो ये नहीं है कि उसको जितना लॉस हुआ सारा मिल जाएगा। जब उसने 80% स्टॉक इंश्योर करवाया तो जो उसका लॉस हुआ है उसका 80% ही उसको क्लेम मिलेगा। मेरी बात समझे आप? 10 लाख का स्टॉक था, उसने इंश्योरेंस पॉलिसी 8 लाख की दी, तो 80% स्टॉक करवाया उसने, तो जो भी उसका लॉस होगा उसका 80% उसे मिलेगा। देखिए वैल्यू ऑफ स्टॉक, इंश्योरेंस वैल्यू ज्यादा है, तो क्लेम अमाउंट हम निकालते हैं एवरेज क्लॉज से। एवरेज क्लॉज क्या है, इंश्योरेंस वैल्यू अपॉन क्लोजिंग स्टॉक। ये पता लग जाएगा कि आपने इससे कितना परसेंटेज ऑफ स्टॉक इंश्योर करवाया है, ये पता लग जाएगा इससे, हाँ या ना? आप देखो ना, सपोज इंश्योरेंस वैल्यू 8 लाख है, 8 लाख अपॉन 10 लाख तो कितना आ गया, 0.8, मतलब 80%, मल्टीप्लाई बाय लॉस ऑफ स्टॉक, जितना आपको लॉस हुआ है उसका फिर आपको 80% मिल जाएगा। इसी चीज को हम बोलते हैं एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज कब लगता है, जब आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यू ज्यादा है इंश्योरेंस वैल्यू से। ये यहां पर साइन चेंज कर लो, ठीक है। स्टॉक की वैल्यू अगर ज्यादा है इंश्योरेंस वैल्यू से तो हम फिर एवरेज क्लॉज से निकालेंगे। अब इसी चीज को हम ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझते हैं एक एग्जांपल से, ठीक है। आप ये पहले सारा का सारा जो है वो नोट डाउन कर लीजिए, जिसके अंदर ये साइंस जो है वो आप चेंज कर लीजिएगा बस, तो ठीक है। बाकी आप जो है इतना सारा का सारा एक बार नोट डाउन करिए, फिर इसके बाद हम क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। आइए बच्चों, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जिससे हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मिस्टर ए प्रिपेयर अकाउंट्स ऑन 30th सितंबर ईच ईयर। 31 दिसंबर को फायर डिस्ट्रॉयड द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज स्टॉक। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वॉज कलेक्टेड फ्रॉम हिज बुक। तो ले दे के वो हर साल 30 सितंबर को अपनी बुक्स बनाते हैं। 31 दिसंबर को आग लगी जिससे ग्रेटर पार्ट ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया। तो इस टाइम पीरियड के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट एज पर स्टेप 1। Stock as on 1/10/2000 this. So can I say this is basically nothing but the opening stock की तरह ये हमारे लिए काम करेगा। परचेजेस हुई इस दौरान में 75,000 की, वेजेस इतनी पे हुई, सेल्स इतनी पे हुई। द रेट ऑफ क्रॉस प्रॉफिट इज 1/3 ऑन कॉस्ट। तो आपको पता है अगर कोई चीज़ 1/3 ऑन कॉस्ट है बेटा तो हम उसको क्या लेते हैं, 1/4 ऑन सेल लेते हैं, ठीक है। स्टॉक 3,000 रुपये का साल्वेज हुआ, मतलब सेव कर लिया हमने। इंश्योरेंस पॉलिसी थी 25,000 की एंड क्लेम वॉज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज, और एवरेज क्लॉज के बेसिस पे आपको क्लेम मिलेगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ आपको गिवन है, क्या, स्टॉक एट द बिगिनिंग, मतलब ये जो स्टॉक है 29,700 का,
वॉज कैलकुलेटेड एट 10% लेस देन द कॉस्ट, मतलब जो भी उसकी कॉस्ट थी उससे 10% कम वैल्यू पे वो दिखा रखा है। मतलब ये जो 29,700 है, दिस इज बेसिकली 90% ऑफ कॉस्ट। जो भी उसकी कॉस्ट है उसका वो 90% है, और हमें पता है स्टॉक जो है वो हमें कॉस्ट पे दिखाना होता है। तो कायदे से अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो 29,700 डिवाइडेड बाय 90%, परसेंटेज हटाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, येस और नो, एंड व्हेन यू विल सॉल्व इट दिस विल कम आउट डाउन टू बी 33,000। तो ओपनिंग स्टॉक जो है वो 33,000 है। बहुत सिंपल सी एक वर्किंग उसने बोली, हमने कर ली, ये तो हम बहुत सीख चुके। प्लांट इंस्टॉल्ड बाय फर्म ओन वर्कर पेड ₹500 विच वॉज इंक्लूडेड इन वेजेस, मतलब वेजेस पे करी फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट, जो कि इस वेजेस में इंक्लूड है। तो वेजेस जो हैं हमें कायदे से 33,000 नहीं लेनी, क्योंकि अगर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट के लिए बेटा हम वेजेस पे करते हैं तो इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट के लिए जो वेजेस पे की जाती हैं वो प्लांट अकाउंट में चार्ज होती है, ना कि वेजेस में। परचेजेस इंक्लूड परचेज ऑफ फर्नीचर 5,000, कह रहा है ये जो परचेजेस हैं 75,000 की, इसमें परचेज ऑफ फर्नीचर भी है। आपको पता है परचेजेस में से परचेज ऑफ गुड्स आता है, तो उसमें से वो जो 5,000 रुपये गलत हमने ले लिया उसको हटा देंगे तो परचेजेस हमारी जेन्युइन आ जाएंगी 70,000। तो उसने कुछ एडजस्टमेंट बोली वो हमने कर दी। सो ओपनिंग स्टॉक इज 33, वेजेस 32,500, परचेजेस दिस, सेल्स हमें वही लेनी है। देखिए जरा, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, wages, sales. Now you can see the gross profit was 1/3 on cost, so that will be 1/4 on sale. तो 1/4 on sale 35,000 हो जाएगा, 1,40,000 का 1/4, yes or no? तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया कि आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा, yes or no? Show that comes out to be how much? 30,500, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्वेश्चन में आपको गिवन था कि 3,000 रुपये का स्टॉक हमने साल्वेज कर लिया। सो दिस इज द स्टेप नंबर 1 जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। नाउ कमिंग टू द स्टेप नंबर 2, कंप्यूटेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। तो 3,500 का था, 3,000 का सेव कर लिया आपने, तो लॉस ऑफ स्टॉक कितना हुआ? 27,500। अब देखिए आपने इंश्योरेंस पॉलिसी कितने की रखी है? 25,000 की। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसका अमाउंट कम है क्लोजिंग स्टॉक से, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा है, दैट इज़ 3,500। तो आपको एवरेज क्लॉज लगाना पड़ेगा। एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? इंश्योरेंस पॉलिसी अपॉन क्लोजिंग स्टॉक मल्टीप्लाई बाय लॉस ऑफ स्टॉक, हाँ है ना। तो देखिए सिंस वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 3,500 विच इज मोर देन इंश्योरेंस वैल्यू, therefore average clause will apply. So you can see 3,500 is the closing stock, 25,000 is the insurance policy, multiply by loss of stock which is 27,500. तो आपका जो क्लेम बनता है वो बनता है 22,541 का। तो देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन अगर हमारे एग्ज़ाम के अंदर आएगा और हमें पता है कि ये 8 नंबर का आएगा तो फिर हमें क्या दिक्कत है बटोरने में मार्क्स। 8 मार्क्स का फ्री मार्क का एक ही क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया, करिए आप एक बार अपने आप खुद ही, फिर जहां फंसे सॉल्यूशन देखिएगा। दैट इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द सीए इंटर अकाउंट्स। थैंक यू। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 20 अक्टूबर 2001 को गोडाउन एंड बिजनेस प्रीमाइसेस ऑफ अमन लिमिटेड वर अफेक्टेड बाय फायर। ओहो। फ्रॉम द सैल्वेज्ड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बचे कुचे थे उससे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली। स्टॉक ऑफ गुड्स 10% लोअर देन कॉस्ट ऑन 31 मार्च दिस 2,16,000. So this is like a opening stock. And again ये जो opening stock की वैल्यू आपको गिवन है ये 90% ऑफ कॉस्ट है, yes or no? ये वर्किंग नोट में आपको दिखाना है इस तरीके से 2,16,000। तो ओरिजिनल कॉस्ट अगर हम उसकी निकालते हैं तो that will be 2,16,000 divided by 90%, and if you will compute it this will come down to be 2,40,000. So this is the value of opening stock that will appear in the memorandum trading account. परचेजेस लेस रिटर्न, पूरे टाइम पीरियड की परचेजेस गिवन है, सेल्स गिवन है, बहुत ही बढ़िया। अब देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। इस इन्फॉर्मेशन को बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए जब आप इंश्योरेंस क्लेम के अंदर स्टॉक की बात करते हैं तो हम उस स्टॉक की बात करते हैं जो फिजिकली अवेलेबल था। इनवॉइसेस में क्या चढ़ा हुआ था हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो आग लगी जब हमें देखना है कि फिजिकली अवेलेबल क्या था, क्योंकि नुकसान उसी का होगा जो फिजिकली अवेलेबल होगा।
तो इससे मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, सपोज आपने सेल्स करी, सेल्स कर दी, आपने गुड्स डिस्पैच कर दी, ठीक है, लेकिन अभी इनवॉइस नहीं भेजा, तो हम उसे सेल्स मानेंगे कि भैया सेल्स हो गई है, ठीक है। लेकिन अगर आपने गुड्स डिस्पैच नहीं किए बट आपने इनवॉइस भेज दिया, तो उसको फॉर द पर्पस ऑफ इंश्योरेंस क्लेम सेल्स नहीं माना जाएगा। देखिए बड़ा सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे, क्योंकि नुकसान उस चीज का होगा जो फिजिकली अवेलेबल है। अब आपने गुड्स डिस्पैच नहीं करे तो आपके गोडाउन में पड़े हुए थे ना, तो हम उसे सेल्स कैसे मान लें। सेम वे बात आएगी परचेजेस की। परचेजेस के केस में भी आपको यही देखना है। सपोज परचेजेस है, आपको गुड्स रिसीव्ड हो गए, ठीक है, तो आप उसे परचेज में इंक्लूड करोगे, उसे आप परचेजेस मानोगे। बट अगर गुड्स आपको रिसीव्ड नहीं हुए, चाहे इनवॉइस रिसीव हो गया बट गुड्स रिसीव नहीं हुए, तो उस केस के अंदर आप उसे अपनी परचेजेस नहीं मानेंगे, ठीक है। आपको ये देखना है कि जो गुड्स हैं वो ओरिजिनली आपको रिसीव हुए या नहीं हुए। रिसीव हो गए परचेज मानेंगे, गुड्स नहीं रिसीव हुए तो परचेज नहीं मानेंगे। नो रिलेशनशिप विद इनवॉइस, इनवॉइस से कोई लेना देना नहीं है। ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। और ध्यान क्या रखनी है, मैं आपको ना भी बताऊं तो भी आप लॉजिकली सोच सकते हैं, क्योंकि नुकसान उन गुड्स का होगा जो फिजिकली अवेलेबल है, ठीक है। पहले आप इसे कहीं नोट डाउन कर लीजिए। ये वाला जो पार्ट मैंने आपको बताया है, ये बेशक आप क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कॉन्सेप्ट बना लीजिए, ठीक है, कि कौन सी परचेजेस और कौन सी सेल्स लेनी है, ठीक है। ये जो रेड में मैंने यहाँ पे लिखा है सारा का सारा इसे नोट करिए। चलिए अब क्वेश्चन पे वापस आता हूँ। सेल्स 20 अक्टूबर से इसके बीच में जो है इंक्लूड 80,000 फॉर विच गुड्स हैड नॉट बीन डिस्पैच। अब अगर गुड्स डिस्पैच नहीं हुए, दिस वन केस गुड्स डिस्पैच नहीं हुए, तो क्या हम उसे सेल्स मानेंगे? नो, इसको हम सेल्स नहीं मान सकते, ये सेल्स नहीं है, ठीक है। तो सेल्स में से आप 80,000 माइनस कर देंगे। 620 की जो सेल्स हैं, ओरिजिनल आपकी सेल्स कितनी मानी जाएगी? 620 माइनस 80,000, ठीक है। सेम वे परचेजेस 20 अक्टूबर से डिड नॉट इंक्लूड 40,000 फॉर विच परचेज इनवॉइसेस हैड नॉट बीन रिसीव्ड। इनवॉइसेस नहीं मिले, दो गुड्स हैव बीन रिसीव्ड, गुड्स रिसीव हो गए हैं। तो अगर गुड्स रिसीव हो गए हैं तो आपका ये वाला केस है और आपको फिर उसे अपनी परचेजेस मानना पड़ेगा। मतलब ये जो 40,000 रुपये हैं ये आपके परचेजेस के अंदर ऐड हो जाएंगे। यस और नो? शो। तो यही छोटी सी एडजस्टमेंट है। देखिए परचेजेस में इन्होंने ऐड कर रखा है, सेल्स में माइनस, और लॉजिक मैंने आपको बड़ा क्लियर कर दिया। ओपनिंग स्टॉक निकाल लिया है, क्या आगे ग्रॉस प्रॉफिट 25% है, ऑन सेल मानेंगे 1/4 इसका, दिस विल बी 135। क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अब उसके बाद उन्होंने बताया 31,000 के गुड्स सेव हो गए, तो लॉस ऑफ स्टॉक निकाल लेंगे 124। इंश्योरेंस पॉलिसी कितने के लिए रखी है? 1 लाख की, और अगर आप देखें तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 155। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ज़्यादा है इंश्योरेंस पॉलिसी से, तो यू विल यूज़ द एवरेज क्लॉज। यस और नो? शो। तो आप देखिए लॉस ऑफ स्टॉक अपने तरीके से कर लो आप, इंश्योरेंस पॉलिसी अपॉन में क्लोजिंग स्टॉक मल्टीप्लाई बाय लॉस ऑफ स्टॉक, ठीक है। तो देखिए इंश्योरेंस पॉलिसी हमारी 1 लाख की है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा 155 का है, और लॉस ऑफ स्टॉक जो है वो कितना है? 1,24,000। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका क्लेम अमाउंट आ जाएगा 80,000। सो कुछ भी इसके अंदर नहीं है, क्वेश्चन अब अपने आप ही करिए, ठीक है। जब कहीं कंफ्यूजन है तो सॉल्यूशन देखिएगा। मेन जो कॉन्सेप्ट इसके अंदर था वो मैंने आपको अलग से हाईलाइट करके बता दिया, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको कहीं सेपरेटली नोट भी कर लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन करिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 30 मार्च 2002 को द फायर अकर्ड इन द प्रीमाइसेस ऑफ मेजर सूरज ब्रदर्स। द कंसर्न हैज टेकन एन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ दिस अमाउंट विच वॉज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज। From the books of accounts, the following particulars are available relating to the 1 जनवरी to 30 मार्च। इस दौरान का आपको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। कब से कब तक? 1 जनवरी से 30 मार्च तक।
स्टॉक था ओपनिंग बैलेंस शीट के हिसाब से 95,600, परचेजेस जिसमें परचेज ऑफ मशीनरी भी है 30,000 की, दैट इज़ 170। तो इतने तो हमारे पास अब अकल आ चुकी है कि 170 में से 30,000 हमें माइनस करना है और हमें 1,40,000 जो है वो कंसिडर करना है। वेजेस इंक्लूडिंग वेजेस ऑफ 3,000 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी 50,000। तो इंस्टॉलेशन वाली वेजेस भी नहीं लेनी है हमें पता है, तो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 47,000। ठीक है बेटा। सेल्स इंक्लूड गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस अमाउंटिंग टू ₹49,500 रुपीज दिस। नो अप्रूवल हैज बीन रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ 2/3 ऑफ द गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल। तो देखिए सेल्स आपकी 275 है और जिसका अप्रूवल आपको नहीं मिला, ऐसे कितने गुड्स हैं बेटा, 2/3 आपके पास ऐसे गुड्स हैं। तो 49,500 में से 2/3 गुड्स आप पहले निकाल लीजिए कितने होते हैं जिसका अप्रूवल आपको नहीं मिला, दैट कम्स आउट टू बी 33,000। ठीक है, और ये 33,000 रुपीज़ जो हैं वो आप इसमें से माइनस कर देंगे जिसका अप्रूवल आपको नहीं मिला है। तो आप जो अपनी सेल्स दिखाएंगे दैट विल बी 2,42,000। यस और नो? जिसका अप्रूवल नहीं मिलता वो सेल्स में से माइनस कर देंगे। और ये जो 33,000 के गुड्स हैं, ठीक है, इसकी फिर हम ये देखो, ये तो इसकी सेल्स वैल्यू होगी, तो हम इसकी क्या निकालेंगे, पहले कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट कैसे निकालेंगे? एवरेज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल, मतलब हमने 20% कमाया होगा इसके ऊपर। तो सबसे पहले काम करिए प्रॉफिट निकाल लीजिए। तो दैट विल बी 33,000 का 20% कम्स डाउन टू बी हाउ मच, 6,600 रुपीज़। तो अगर इसकी कॉस्ट हम देखें तो क्या ही होगी, 33,000 माइनस 6,600 रुपीज़। इसकी जो कॉस्ट आएगी इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आएगी 26,400। तो इसके लिए हम क्या एंट्री कर देंगे 26,400 के लिए? इसके लिए हमारी एंट्री होती है गुड्स विद कस्टमर डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये मैं आपको याद दिलवा रहा हूँ, फाउंडेशन लेवल पे आप ये सब चीज़ें ऑलरेडी पढ़ते हैं पर अब तक भूल चुके होते हैं, ये भी मुझे बहुत अच्छे से पता है इसलिए याद दिला रहा हूँ। देखिए जब भी गुड्स अप्रूवल पे होते हैं और उनका अप्रूवल नहीं आया होता, जिन गुड्स का अप्रूवल नहीं आया, कितने गुड्स का नहीं आया, 2/3 का, तो उस केस के अंदर जितने गुड्स का आपके पास अप्रूवल नहीं आया उसके लिए आप दो एंट्री करते हैं। सबसे पहले एंट्री करते हैं सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, ठीक है, और ये एंट्री जो आप करते हैं, ये एंट्री आप करते हैं बेटा सेल्स वैल्यू से, ठीक है। उसके बाद उन्हीं गुड्स की आप कॉस्ट निकालते हैं और उसके लिए एक एंट्री करते हैं दैट इज गुड्स विद कस्टमर डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ये सब आपका फाउंडेशन लेवल की चीज़ें हैं, वहाँ आपने मेरे साथ डिटेल रीजनिंग में पढ़ी थी। ये दो एंट्री होती, तो उसी बेसिस पर हमने ये यहाँ पर किया है। अगर आप देखें तो ये पहले हमने सेल्स में से कम कर दिया और उसके बाद ये, तो देखिए सेल्स आपकी 242 आ रही है और ये देखिए 26,400 आ रहा है आपका गुड्स विद कस्टमर। समझ में आया? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, वेजेस हमने ले ली। ग्रॉस प्रॉफिट 242 का 20% आप लेंगे, 2,42,000 का 20%, ठीक है, 48,400, ठीक है। तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। इसमें से फिर आपका जो स्टॉक साल्वेज हुआ 12,300, तो देखिए ये आ गया आपके पास। उसके बाद आपको एवरेज क्लॉज लगाना आता है, ये उसके अंदर कोई नई चीज़ आपके लिए नहीं। तो मेन जो था वो एडजस्टमेंट्स मुझे बतानी थी जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी, ठीक है। तो इसी के साथ ये भी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 होता है। फटाफट क्वेश्चन खुद करिएगा, मैंने आपको चीज़ें समझा दी हैं, फिर जहाँ फंसे तभी आप सॉल्यूशन देखिएगा, तभी अकाउंट्स करने का फ़ायदा है। नहीं तो आप सिर्फ प्रैक्टिस कर करके रह जाओगे और आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, फिर आप चीटिंग कर रहे हो अगर आप सीधे सॉल्यूशन कॉपी पेस्ट करते हैं। तो थैंक यू, फटाफट करिए फास्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, जिसको हम कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी भी कहते हैं। लॉस ऑफ प्रॉफिट मैंने आपको बताया था एग्जैक्टली होता क्या है कि सपोज 31 मार्च को आग लगी और 31 मार्च को आग तो लग गई और नॉर्मल बिजनेस जो है वो हम स्टार्ट कर पाए 30 जून। तो अप्रैल, मई, जून 3 महीने बिजनेस डिस्टर्ब रहा। तो अगर 3 महीने बिजनेस डिस्टर्ब रहा तो बिजनेस उसमें नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं कमा पाया जो कमा सकता था।
तो इस पॉलिसी के अंदर क्या होता है, जो कमा सकते थे अगर हमारा बिजनेस नॉर्मल चल रहा होता, में से माइनस कर देते हैं हम जो कमाया, एक्चुअली में कमाया, ऑब्वियसली वो कम ही कमाया होगा। तो जो डिफरेंस होता है ये बनता है हमारा कहीं ना कहीं क्लेम अमाउंट। लेकिन इतना आसान नहीं है, देयर आर सर्टेन स्टेप्स जो कि हर इंश्योरेंस कंपनी फॉलो करती है। बेसिकली दीज आर द रूल्स, जिसमें दिमाग आपको कम लगाना है। ये रूल्स हैं, 7 स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, जिसके बेसिस पर हम निकालते हैं कि एग्जैक्टली क्लेम बनता कितना है। तो आप पहले सिर्फ समझने पे फोकस करिएगा, फिर नोट डाउन करिएगा। देखिए, सबसे पहला स्टेप है कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स। मतलब कि जिस पीरियड के दौरान आपका बिजनेस नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर पाया, सपोज 31 मार्च को आग लगी, नॉर्मल फंक्शनिंग आपकी डिस्टर्ब रही 30 जून तक। तो ये जो 3 महीने हैं, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने आपका बिजनेस नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर पाया। तो इस दौरान कितनी शॉर्ट सेल्स हुई? शॉर्ट सेल्स मतलब कि कितनी सेल्स एक्सपेक्टेड थी, दैट इज एस्टिमेटेड सेल्स, माइनस जो एक्चुअल सेल हुई, दैट इज कॉल्ड एज शॉर्ट सेल्स। ये सारी चीजें मैं साथ साथ आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। बड़े फायर अकर हुई 1 फरवरी 2002 को इन द प्रीमाइसेस ऑफ पायनियर लिमिटेड, अ रिटेल स्टोर, एंड बिजनेस वॉज पार्शली डिसऑर्गेनाइज्ड अप टू 30 जून। 1 फरवरी को आग लगी और बिजनेस जो है वो 30 जून तक अफेक्ट रहा। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून, 5 महीने तक बिजनेस अफेक्ट रहा। द कंपनी वॉज इंश्योर्ड अंडर अ लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑफ दिस फॉर अ 6 months इंडेमनिटी पीरियड। इतना उन्होंने लॉस ऑफ प्रॉफिट ले रखा था 6 महीने तक का। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट अमाउंट ऑफ क्लेम अंडर द लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। एक्चुअल टर्नओवर हुआ उनका 80,000 रुपए का, जबकि टर्नओवर अगर हम देखें लास्ट ईयर इसी दौरान तो वो था 2 लाख रुपए का। देखिए बड़े ध्यान से, पिछले साल इसी टाइम पीरियड के दौरान जो सेल्स हुई थी वो कितनी हुई थी? 2 लाख रुपए। लेकिन इस साल वो सेल्स हुई कितनी? 80,000 रुपए, क्योंकि आग लग गई, हमारा बिजनेस जो है वो डिस्टर्ब रहा। यस और नो? और लास्ट में भी बीच वाली सारी लाइनें छोड़ दीजिए। एन एडजस्टमेंट ऑफ 15% टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अपवर्ड ट्रेंड इन टर्नओवर। मतलब हर साल हमारी सेल्स 15% ज्यादा होती है पिछले साल से। तो अगर प्रीवियस ईयर सेल्स ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड, इसको हम इंडेमनिटी पीरियड बोलते हैं, ठीक है, इंडेमनिटी पीरियड में पिछले साल की सेल्स 2 लाख थी, ठीक है, प्लस देयर इज अ ट्रेंड ऑफ 15% की हर साल सेल्स 15% जो है वो बढ़ जाती है। तो कितना हो गया आपका? 30,000 रुपए। तो एस्टिमेटेड सेल्स इस साल की आपकी कितनी थी? इस साल की आपकी एस्टिमेटेड सेल्स थी 2,30,000 रुपए। देखिए अभी सिर्फ समझने पे जो मैं बता रहा हूँ उस पर फोकस करिए, कोई इधर उधर दिमाग नहीं लगाना, नहीं तो आप फंस जाएंगे। एक्चुअल सेल्स आपकी कितनी आई? 80,000 रुपए। तो एस्टिमेटेड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स कम्स आउट टू बी शॉर्ट सेल्स, और वो शॉर्ट सेल्स 230 माइनस 80,000 आती है आपकी 1,50,000। देखिए स्टेप 1, कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स। एस्टिमेटेड सेल्स थी 2 लाख प्लस 15% ऑफ 2 लाख, 2,30,000। एक्चुअल सेल्स आई 80,000, तो आपकी शॉर्ट सेल्स हो गई 1,50,000। समझ में आया? तो यहाँ आपने जो स्टेप 1 देखा वो हमने क्वेश्चन में भी अप्लाई किया। क्लियर है यहाँ तक मेरी बात? अभी कुछ भी नोट डाउन नहीं करना, सिर्फ आपको सुनना है मेरी चीज़ों को जैसे, उसके बाद एंड में नोट डाउन करना है। स्टेप 2, अब आपको निकालनी है जीपी रेशो। देखिए जीपी रेशो आप अपने फाइनेंशियल्स में क्या रिपोर्ट कर रहे हैं इसको इंश्योरेंस कंपनी से कोई मतलब नहीं होता। इंश्योरेंस कंपनी के अपने खुद के रूल्स हैं जीपी रेशो निकालने के, और वो क्या है ध्यान से देखिए। वो क्या करते हैं, जो भी आपके नेट प्रॉफिट है उसमें इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस होते हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस, जिनका सेल्स और प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। उनको हम क्या बोलते हैं?
स्टैंडिंग चार्जेस। तो ऐसे स्टैंडिंग चार्जेस जिसका आपने इंश्योरेंस करवाया है, ऐसे फिक्स्ड एक्सपेंसेस जिनका इंश्योरेंस करवाया है। मतलब देखिए होता क्या है, सपोज आग लगी, अब आग लग गई और बिजनेस जो है वो 4 महीने तक डिस्टर्ब रहा, 4 महीने तक जो बिजनेस है वो डिस्टर्ब रहा। तो 4 महीने तक भैया आपके जो स्टाफ है उसकी सैलरी तो जाएगी, जो आपने लोन ले रखे हैं उस पे इंटरेस्ट तो जाएगा ही जाएगा, यस और नो, डायरेक्टर की जो फीस है वो तो जाएगी ही जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, जो होने ही होने हैं चाहे कुछ भी हो जाए। तो इन खर्चों का इंश्योरेंस करवा लिया जाता है कि खुदा ना खास्ता कल दिन आग लगती है तो हम इंश्योरेंस कंपनी से अपार्ट फ्रॉम लॉस ऑफ प्रॉफिट वो तो लेंगे, लेकिन साथ में ये जो स्टैंडिंग चार्जेस हैं, फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं जो उस पीरियड के दौरान भी होते रहेंगे, उसका भी इंश्योरेंस करवाते हैं। तो जिन जिन का आपने इंश्योरेंस करवाया है, ये जरूरी नहीं कि सबका करवाना होता है। सपोज कंपनी कहती है कि यार हम सैलरी का इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, ये इंटरेस्ट ऑन लोन और इसको नहीं करवाएंगे। तो जो खर्चे, जो फिक्स्ड खर्चे आपने इंश्योर्ड करवा लिए थे इंश्योरेंस कंपनी से, वो नेट प्रॉफिट में ऐड किए जाते हैं इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। समझ में आ गया? स्टैंडिंग चार्जेस आर द फिक्स्ड एक्सपेंसेस, इंश्योर्ड वो फिक्स्ड एक्सपेंसेस जिसको आपने इंश्योरेंस कंपनी से कवर अप करवा लिया था। देखिए अपना उनका तरीका, अपने रूल्स हैं, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं रेफर करते कि आप कैसे जीपी रेशियो निकाल रहे हैं। उनके अपने रूल्स हैं और वो उस हिसाब से निकालेंगे। डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो अब इसी क्वेश्चन में अगर आप देखें बड़े आराम से, टर्नओवर 1 फरवरी 2001 से 31 जनवरी 2002 तक का है 4,50,000। देखिए बच्चे एग्जाम में गलती कराते हैं, बड़े ध्यान से देखिए। ये जो टर्नओवर आपको गिवन है, ये टर्नओवर है 1 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ फायर। जिस दिन आपकी आग लगी है फैक्ट्री के अंदर, उससे एग्जैक्टली 1 साल पहले का। देखिए आग कब लगी थी? 1 फरवरी 2002 को, और आप देखिए 1 फरवरी 2001 से 31 जनवरी 2002 तक का टर्नओवर गिवन है, 1 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ फायर। और दिस इज नॉट द टर्नओवर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, दिस इज टेक्निकली नोन एज एनुअल टर्नओवर। इसके बारे में भी हम लेटर ऑन डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल इसका कोई रोल नहीं है। ये एनुअल टर्नओवर, इसका क्या रोल है वो भी मैं आपको बताऊंगा। समझ रहे मेरी बात? शो नेट प्रॉफिट लास्ट फाइनेंशियल ईयर के हैं 70,000, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस हैं 56,000, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस थे 64। तो 64 में से जो इंश्योर्ड है हमें तो उससे मतलब है 56 नेट प्रॉफिट हमें गिवन है। तो स्टेप 2 में नेट प्रॉफिट ले लिया हमने, स्टैंडिंग चार्जेस ले लिए, यस और नो। टर्नओवर फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, हमें इससे मतलब है 420 से, क्योंकि आप देखिए मैंने क्या लिखा था कि आपको क्या लेना है, लास्ट ईयर टर्नओवर। लास्ट ईयर टर्नओवर कितना है आपका? 4,20,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। दिस टर्नओवर is of 1 year. This is 1 year immediately preceding the date of fire, which is called as annual turnover, जिसका भी रोल मैं आपको बताऊंगा। हमें यहाँ पर जीपी के लिए लास्ट फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर लेना है, क्योंकि नेट प्रॉफिट भी लास्ट फाइनेंशियल ईयर के ही होते हैं, वो पूरे फाइनेंशियल ईयर के निकलते हैं ना, तो टर्नओवर भी तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का लोगे। तो देखिए स्टेप 2, ठीक है, आप देख सकते हैं जीपी आपका कितना आ गया, 30%। स्टेप 1 और स्टेप 2 उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर है। अब स्टेप 3 बता रहा हूँ, उसके बाद आप पहले इतना नोट करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स। जो आपकी शॉर्ट सेल्स आई थी उस पर कितना जीपी बनता है, ये आपकी शॉर्ट सेल आ गई थी स्टेप 1 में, स्टेप 2 में जीपी रेशियो आ गया, तो स्टेप 3 में आपको दोनों को सिंपली इंटू करना है। देखिए 30% आपका जीपी रेशियो आया, शॉर्ट सेल्स आपकी 150 थी, तो 1,50,000 का 30% 45,000 रुपीज का ग्रॉस प्रॉफिट बनता है शॉर्ट सेल्स पे। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारी सेल्स हो सकती थी पर नहीं हुई क्योंकि आग लग गई, उस पे मुझे कितने मुनाफे का नुकसान हुआ? 45,000 के मुनाफे का नुकसान हुआ। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल ये वो प्रॉफिट है जो मैं कमा सकता था बट नहीं कमा पाया, जो कमाया जा सकता था पर
नहीं कमा पाए। समझ में आई बात? इससे आसान भाषा में नहीं लिख सकता। पहले आप काम करिए, स्टेप 3 जो है यहाँ पे 1 2 3 ये नोट करिए। उसके बाद जितना स्पेस लगेगा उसका ऑलमोस्ट 1.5 टाइम स्पेस छोड़ करके, ठीक है, ये सॉल्यूशन के 3 स्टेप्स जो हैं वो आपको नोट डाउन करने, फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी बातें करते हैं, ठीक है। थैंक यू। स्टेप 4 अब बात करते हैं, कंप्यूट एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर। अब आप कहेंगे एनुअल टर्नओवर तो सर अभी आपने बताया था कि डेट ऑफ फायर से 1 साल पहले तक का जो टर्नओवर होता है दैट इज एनुअल टर्नओवर। व्हाट इज दिस एडजस्टेड? तो देखिए एडजस्टेड होता है बेसिकली अगर आप उसमें ट्रेंड प्लस या माइनस करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था दैट एन एडजस्टमेंट ऑफ 15% टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अपवर्ड ट्रेंड इन टर्नओवर। मतलब हर सेल्स हमें 15% ऊपर लेनी है, देयर इज अ अपवर्ड ट्रेंड ऑफ 15%। तो ये जो ट्रेंड आप एडजस्ट करते हैं इसलिए इसको बोला जाता है एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पर इस क्वेश्चन में टर्नओवर फ्रॉम 1 Feb टू 31 Jan दैट इज 1 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ फायर, जो एनुअल टर्नओवर था वो कितना था? दैट वाज 4,50,000। उसमें हम 15% ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर 4,50,000 प्लस 15% उसका 517,500। क्लियर है? श्योर। तो अब स्टेप 5 पे आएंगे। स्टेप 5 में हमें क्या करना है? हमें निकालने हैं एडमिजिबल एडिशनल एक्सपेंसेस। देखिए एक तो हमें लॉस ऑफ प्रॉफिट जो है उसका क्लेम मिलेगा, प्लस हमें कुछ एक्सपेंसेस जो होते हैं उसका क्लेम मिलता है। और वो कौन से हो सकते हैं? वो हमें इन तीनों के लोअर लेने। देखिए इसमें आप दिमाग नहीं लगा सकते क्योंकि कुछ इंश्योरेंस कंपनी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड बायलॉज हैं दैट वी नीड टू फॉलो। अब ये तीनों हैं क्या? द फर्स्ट इज एक्चुअल एक्सपेंसेस, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। देखिए द कंपनी इनकर्ड एडिशनल एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹6,700। दिख रहा है? एडिशनल एक्सपेंसेस हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। तो सबसे पहले स्टेप 5 एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने? 6,700। उसके बाद एक्चुअल एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई बाय ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर, ये आप निकाल चुके हैं। जीपी रेशियो एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर आपको पता है, डिवाइडेड बाय जीपी ऑन एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो देखिए बड़े आराम से रिलैक्स होके, जो आपके एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं वो 6,700 है। ग्रॉस प्रॉफिट की जो रेशियो थी वो कितनी आई थी? 30%। एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर अभी आपने निकाला 517,500, तो 30% ऑफ 517,500। यस और नो? सेम वे वही चीज नीचे लेनी है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर मींस 30% ऑफ 517,500 प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। यहाँ में अनइंश्योर्ड लेना है। तो देखिए अनइंश्योर्ड लेने हैं, यहाँ पर देखिए इंश्योर्ड कितने थे? 56, टोटल थे 64। अगर टोटल आपके 64,000 थे चार्जेस, जिसमें से इंश्योर्ड आपके हैं 56,000, तो अनइंश्योर्ड जो हैं वो आपके कितने हो जाते हैं? दैट कम्स डाउन टू बी 8,000। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 64 माइनस 56 8,000। तो व्हेन यू विल सॉल्व इट दिस विल बी 6,700, ऊपर आपका आएगा 1,155,250, नीचे 1,63,250। सो दिस इज 6,372। तो पहला आ गया 6,700, दूसरा आ गया आपका 6,372। इसके बाद थर्ड आपका क्या है? देखिए ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस। जो भी आपकी सेल्स हुई एडिशनल एक्सपेंसेस की वजह से, उसका ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। द कंपनी इनकर्ड एडिशनल सेल्स इतना विच रिड्यूस्ड द लॉस इन टर्नओवर। देयर वाज आल्सो अ सेविंग ड्यूरिंग द इंडेमनिटी पीरियड ऑफ 2450। अब ये तो हमें दिख ही नहीं रहा सर कि एडिशनल एक्सपेंसेस की वजह से सेल्स कितनी हुई, ये तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं। तो देखिए अगर गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ये एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे? ऑल सेल्स, जितनी भी सेल्स हुई हैं इंडेमनिटी पीरियड के अंदर, जो भी आपकी एक्चुअल सेल्स हुई हैं इंडेमनिटी पीरियड के अंदर, वो सारी की सारी आर ड्यू टू
एडिशनल एक्सपेंसेस, वो सारी की सारी एडिशनल एक्सपेंसेस की वजह से ये आपको मानना पड़ेगा। या तो ये गिवन हो, जैसे इसमें गिवन नहीं है कि कितनी सेल्स एडिशनल एक्सपेंसेस की वजह से हुई है, ठीक है। लेकिन अगर ये गिवन नहीं है तो फिर क्या करें, तो जितनी भी सेल्स आपकी हुई है इंडेमनिटी पीरियड के अंदर, जैसे इस एग्जांपल में आप देखें तो आपकी जो एक्चुअल सेल्स थी वो कितनी थी, 80,000 थी। ये सारी की सारी हम मानेंगे कि एडिशनल एक्सपेंसेस की वजह से हुई है, तो उस पर हमें ग्रॉस प्रॉफिट लेना है। ये हमारी एजम्पशन है, लिख के भी आनी है। तो देखिए 80,000 का 30% 24, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस नोट। In the absence of information, we will assume entire sales due to additional expenses। ये लिख के आना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब तीनों में से आपको लोअर लेना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था 1 2 3, तीनों में से लोअर। तो इधर देखिए आपका 6700, 6372 और ये है आपका 24,000। तो तीनों का लोअर क्या है, 6372, जो आपको लेना है। स्टेप 5 तक उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें क्लियर है। सबसे पहले हमने शॉर्ट सेल्स निकाला, उस पर जीपी रेशो, जीपी ऑन शॉर्ट सेल। इस यहाँ पर हमने स्टेप 4 में एनुअल टर्नओवर पहले ही सीख लिया था, उसे एडजस्ट क्या करना है, सीधी सी बात है, प्लस माइनस करना। और मेन जो इंश्योरेंस कंपनी के अपने बायलॉज हैं, ये 3 स्टेप्स। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर क्यों, क्या, कैसे, लेकिन देखिए बड़ा सिंपल सी बात, बड़े तरीके हो सकते हैं निकालने के। दिमाग लगाने बैठेंगे तो आप भी एक नया तरीका बना लेंगे एडिशनल एक्सपेंसेस के लिए, लेकिन कुछ एक स्टैंडर्डाइजेशन हमें करना पड़ता है ताकि पब्लिक वेलफेयर में काम हो सके। उसके लिए 3 उन्होंने बनाए हुए हैं जिसमें से हमें लोअर लेना होता है। इस पर कोई अननेसेसरी आप इससे ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, ठीक है। तो ये तीनों में से लोअर आ गया, यस और नो। अब स्टेप 6 जिसमें हम निकालते हैं कि हमारा अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट है कितना। तो विच इज़ जो आपका स्टेप 3 के अंदर आया था, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स, प्लस जो आपके एडमिसिबल एक्सपेंसेस आए स्टेप 5 के अंदर, माइनस अगर कोई सेविंग्स आपने एक्सपेंसेस में की। तो देखिए यहाँ पर स्टेप 3 में अमाउंट था 45,000, दिस वॉज 6372। तो 45,000 प्लस 6372 और सेविंग्स इन एक्सपेंसेस आपको गिवन है, दैट इज योर 2450। दिख रहा है आपको सेविंग्स जो हुई थी, तो वो आप इसमें से माइनस कर देंगे 2450। सो दिस कम्स आउट टू बी 48,922, 48,922। दिस इज अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। समझ में आया? शो आप फटाफट ये 3 स्टेप आपने पहले कर लिए थे, 4 5 6 स्टेप सबसे पहले यहाँ नोट डाउन करिए, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे आपने ये 3 स्टेप किए थे उसके बाद ये 4 5 6 करिए, और हर बार देखिए आपको ये ऐसे ही करके आना है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, और ये सारे फॉर्मूले ऐसे लिखने हैं, अदरवाइज मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। और इसके अलावा कोई मेथड फॉलो मत करना, नहीं तो खामा खा आप कंफ्यूज होंगे सर। समझ में आई बात? शो फटाफट आप यहाँ तक करिए फास्ट।